इफेक्ट ऑफ हाइट, altitude on acceleration due to gravity। अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, अर्थ हम नीचे बड़ा सा बना देंगे, डेरिवेशन में जगह कम हो जाएगा, समझिए अर्थ का सरफेस, करेक्ट। ये अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का अपना सेंटर है। अगर कोई बॉडी अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर है, कोई बॉडी अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर है, हम लोग तो सीखे थे ना शेल थ्योरम के हिसाब से कि अर्थ के पूरे मास को उसके सेंटर पे मानेंगे। तो अभी बताइए सोच के, जैसे जैसे वो बॉडी अर्थ के सरफेस से हाइट अटेंड करते जा रहा है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको ग्रेविटी आप कहते हैं, वो फोर्स बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है तो एक्सीलरेशन भी कम होगा। बिल्कुल, घट रहा है तो एक्सीलरेशन भी कम होगा। अब कैसे निकलेगा? यहां से जब यहां हाइट पे है तो उसके लिए नीचे की तरफ लग रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। When body is at some height, small h, when body is at some height small h, then उस पे लगने वाला जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है कैन बी राइट बैक Gmm by r प्लस h का स्क्वायर। बोलो सही है? सेंटर से यहां तक r प्लस h का स्क्वायर हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में है ग्रेविटी का फोर्स, क्या उसको लिखते हैं? मास इनटू नया g डैश। ये नया g डैश क्यों लिखा गया? क्योंकि आप जो g लिखते हैं वो सरफेस पे g लिखते हैं। आप जो स्मॉल g लिखते हैं ना, वो उस समय लिखते हैं जब आप अर्थ के सरफेस पे हो। क्लियर? अभी आप अर्थ के सरफेस पे नहीं, वहां एक अलग वैल्यू, दोनों mm कैंसिल, सो g डैश विल बी इक्वल्स टू gm by r प्लस h का स्क्वायर। सुनो जी हर्षवर्धन राठौर, अगर तुमको ये इक्वेशन हम छोड़ दें तो तुम हर दिन फंस जाएगा जो तुम आज फंस रहे हो। तुमको हर बार g पुट करना होगा, हर बार m पुट करना पड़ेगा, हर बार रेडियस हाइट पुट करके पूरा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना। लेकिन हम इसको आपके लिए नहीं, सबों के लिए हम इसको रिड्यूस कर देते हैं स्मॉल g के वैल्यू, ताकि आपको gm वाला कैलकुलेशन ना करना। अभी हम लोग क्या इसका पहले से एक डाटा जानते हैं कि सरफेस पे जो g होता है वो gm by r स्क्वायर है। अगर हम लोग दोनों का रेशियो निकाल लें, g डैश बाई g अगर कर दें तो ऊपर वाला g डैश है gm बाई r प्लस h का स्क्वायर और नीचे है gm बाई r स्क्वायर। दोनों का gm कैंसिल, ये r स्क्वायर नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो क्या हम लोगों का g डैश बाई g एक्चुअली r स्क्वायर बाई r प्लस h का स्क्वायर होगा? बोलो ठीक है? या फिर आप चाहो तो लिख सकते हो g डैश इज इक्वल्स टू g r बाई r प्लस h का स्क्वायर। इस डाटा को याद रखिए, बस केवल रेडियस और हाइट पुट कीजिए। स्मॉल g आप जानते हैं 9.8 होगा, वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर। ठीक है? अब देखिए, कोई तुमसे बोल दिया कि देखो भाई एक पर्टिकुलर बॉडी है या फिर कुछ है पॉइंट है जो अर्थ के सरफेस से 1000 किलोमीटर ऊपर है स्पेस में, अंतरिक्ष। बताओ वहां नया जी क्या होगा? ऑब्वियसली 9.8 तो नहीं होगा, 9.8 से कम होगा। एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है, कम होगा ये कोई भी आम पब्लिक जान सकता है, जिसको फोर्स के बारे में थोड़ा भी नॉलेज हो बता सकता है कम होगा। लेकिन तुम फिजिक्स अगर पढ़ा है तो तुम क्या कर सकते हो? तुम उसका एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हो। फॉर्मूला याद है तो तुम क्या कर सकते हो? तुम उसका एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हो। 9.8 6400 किलोमीटर, 6400 प्लस 1000 सॉल्व करें, स्क्वायर करें, सॉल्व किया, आंसर एग्जैक्ट वैल्यू यहां इतना जी। समझ में आ रहा? इसी में एक फॉर्मूला और हम इसको बदलने जा रहे हैं। उस समय जब हाइट रेडियस से काफी छोटा हो, मतलब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए, दुनियादारी के लिए तो बहुत ऊंचा,
लेकिन है 8 किलोमीटर नहीं, 8848 सही, 9 किलोमीटर। अब 9 किलोमीटर लिखेगा, बगल में 6400 लिखेगा, बात समझ रहे? तो देखने में हम लोग के लिए बहुत बड़ा हाइट है, लेकिन है वो h काफी छोटा है r से, तो ऐसे केस में फॉर्मूला थोड़ा मॉड्यूलेट कर दे। सर इससे ही बनेगा, बिल्कुल बनेगा, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होता है, तो हम इसको इजी करते हैं। जरा गौर करो, g डैश इज इक्वल्स टू g, सही लिखे हैं सबको? देखो सही लिखा हुआ है, इसको उल्टा किए तो पावर माइनस, ठीक है? तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, g डैश इज इक्वल्स टू g 1 प्लस h बाई r ऑल्सो, ठीक है? अब एक चीज पूछ रहे हैं, अंदाज है, आता होगा नहीं आता होगा, बाइनोमियल पढ़े? बाइनोमियल थ्योरम मैथमेटिक्स में नहीं पढ़े, कोई बात, अपना काम यही है, फिजिक्स थोड़ा सा पढ़ाते रहना। यहाँ देखो, अगर हम तुमसे बोले कि 1 प्लस 0.001 पे पावर 3 कितना होगा? खोलो, 1 ही होगा, राउंड ऑफ नहीं करना है। 1 प्लस 0.001 पे पावर 3 कितना होगा? 1.001 ही होगा, तो पावर 3 का 6 बार होगा, 1.0000001 गलत, 6 7 0 डाल फिर भी गलत। चलिए कोई बात नहीं सर 1.003, वेरी गुड, 1.003, ठीक है? बच्चा बायोलॉजी लिया है? नहीं, देखो इधर से है ना क्लेम हो रहा है कुछ का, ऑनलाइन वालों का आंसर सही हो जाता है। सर क्या बोलते हो आलोक रंजन? अब गूगल में थोड़ी मिल जाता है सर, अरे ठीक है, कोई बात नहीं, इतना सेंटिमेंटल नहीं होना, कोई बात नहीं, चलता है सब, ठीक है? आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, बोलने से क्या फर्क पड़ता है? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ बाइनोमियल के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो लोग पूरा सक है। अच्छा आलोक बाबू, 1-2 दिन यहाँ भी आ जाइए आप, ठीक है? आएंगे सर। 1 प्लस 0.001 पे पावर 3, ठीक है? देख इसके बनाने का तरीका क्या है कि अगर कभी यहाँ बाइनोमियल में अगर x 1 से काफी छोटा है, तो ये जो पावर है ना वो सेकंड वाले में मल्टीप्लाई हो जाता है, बस और कुछ नहीं। तो वहां ऊपर देखो 1 प्लस 0.001 इज वेरी स्मॉलर देन 1, तो आप इसको लिखेंगे 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 0.001 ऐड कीजिएगा 1.003, ओके? बहुत बड़ा फिर मानने वाला बात है, तो इसको बाइनोमियल करें, ठीक है? बाइनोमियल में और आप मैथ्स पढ़िएगा, बहुत अच्छा चीज बताया जाएगा, लेकिन ये बहुत यूजफुल है फिजिक्स के लिए, सो दिमाग खुला रहे। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी काम आ रहा है ऑब्वियसली, h बाई r काफी छोटा होगा 1 से, since h by r is much smaller than 1, so we can use binomial। हम लोग बाइनोमियल लगाएंगे तो g dash is equals to g 1 minus 2h by r होगा, 1 minus 2h by r। इस फॉर्मूला का यूज आप वहीं करेंगे जहां हाइट r से काफी छोटा, इस फॉर्मूला का यूज वहां करेंगे जहां अच्छा जहां कोई भी वैल्यू छोटा हो बड़ा हो कोई भी लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है? भले थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा होगा जब वो h काफी छोटा हो, लेकिन इसका यूज तभी करना जब h जो है वो r से काफी छोटा, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक? एक और फॉर्मूला हम आपके सामने यहाँ रखना चाहते हैं, जरा गौर करना। क्या यहां से यहां तक के डिस्टेंस को स्मॉल r लिख दें?
तो तुम इस फॉर्मूला को देखो, क्या ये gm/r² है? ठीक है, gm/r²। अब इसका मतलब क्या है? अर्थ के सरफेस से आप ऊपर 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 जितना भी ऊपर जाइएगा, जैसे जैसे स्मॉल r बढ़ेगा वैसे वैसे g का वैल्यू उसके स्क्वायर के साथ घटेगा। डिस्टेंस दुगना, g 4 गुना कम, डिस्टेंस 5 गुना, g 25 गुना कम। समझ में आ रहा है? तो अगर आप उसको ग्राफिकली आप देखिएगा, अगर आप उसको ग्राफिकली देखिएगा, g डैश का वैल्यू r के साथ हम जो लेकर देखना है, तो यहाँ r कैपिटल R है, यहाँ r कैपिटल R से बड़ा। तो हम अगर सरफेस या सरफेस के बाहर बात कर रहे हैं तो इस लाइन के लेफ्ट में है या राइट में? राइट में है। तो एक वैल्यू होगा और उसके बाद लगातार ही घटती जाएगी। करेक्ट? ये ग्राफ अधूरा है, अभी पूरा करने के लिए इसका बनाना होगा, वो हम आगे पढ़ाएंगे तब आ जाएगा। ठीक है, नोट करो। सेकंड पार्ट देखो। इफेक्ट ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस से अगर आप डेप्थ कंसीडर करते हैं तो जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से नीचे जाइएगा ना, वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिर से घटता है। हमेशा ध्यान रखो कि अपना अर्थ जिसमें मास है ना डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर कोई बॉडी इसके सरफेस पे होता तो हम लोग इसके पूरे मास को सेंटर पे मान लेते, लेकिन अगर कोई बॉडी सरफेस से h डेप्थ नीचे है, सरफेस से h डेप्थ नीचे है, तो आप इसके पूरे मास को फोर्स में कंसीडर नहीं कर सकते। जो बोलेंगे स्टेटमेंट बहुत ध्यान से सुनना। जब कोई बॉडी जिसका मास स्मॉल m है, अगर वो सरफेस से h डेप्थ नीचे है, तो एक्चुअली वो सेंटर से r माइनस h रेडियस का जो सॉलिड स्फीयर बना है उसके सरफेस पे। क्या समझ में आ रहा है? सरफेस से अगर h डेप्थ नीचे है तो जो r माइनस h रेडियस का सॉलिड स्फीयर अंदर में बना है उसके सरफेस पे, उस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा किस पे? तो स्मॉल m पे। उसका रिस्पॉन्सिबल ये सॉलिड स्फीयर होगा जो इसके r माइनस h रेडियस को फॉर्म में बना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए आपको मास भी इसी का निकालना होगा। हम उस मास को m डैश लिखते हैं, पूरे अर्थ का मास m, ये मास m डैश। m डैश को सेंटर पे मानना पड़ेगा, फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस r माइनस h होगा, फिर हम लोग कंसीडर करके आगे चीज बढ़ाएंगे। कोई दिक्कत नहीं समझने में? तो ये लॉजिक है। अब हमारा काम क्या है? सबसे पहले m डैश निकाल लेना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए g m डैश m बाय डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस हम लोग के पास r माइनस h है, m जानते हैं हम लोग, m डैश निकालना है। m डैश के लिए कैलकुलेशन फॉर solid sphere of mass m dash। कैलकुलेशन फॉर सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m dash। जरा गौर करना, जो लिख रहे हैं उसको समझना। तो देखते हैं दिमाग कितना चल रहा है। m dash will be equals to, देखिएगा जो बोल रहे हैं सबको देखिएगा ध्यान से। m dash will be equals to टोटल मास by total volume of earth into that volume which is required to be calculated for mass। बोलो, देखो समझा? सबको देखो अच्छे से। टोटल मास में टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए तो ये मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया।
फिर उसी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किए जिसका मास चाहिए था। ठीक, जो छोटा मोटा कैलकुलेशन है कर लिया जाए। तो आपके पास जो m डैश आया वो आया m बाई कैपिटल R क्यूब और यहाँ r माइनस h का क्यूब। सही है, m डैश पहला काम हो गया। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स, नाउ फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलो। जो हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो देखा जाए तो दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी इक्वल्स टू g m डैश m डैश के मास को उसके सेंटर पे मानेंगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस r माइनस h होगा, r माइनस h का स्क्वायर। m डैश का वैल्यू ऊपर से पुट कर लो, m बाई r क्यूब r माइनस h का क्यूब एंड m, और नीचे टोटल में देखो तो r माइनस h का स्क्वायर है, तो r माइनस h के स्क्वायर से क्यूब कटा। लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं mg डैश इज इक्वल्स टू gm बाई r क्यूब r माइनस h इंटू m। देख लो अच्छे से मिला, ठीक है, ये मास कैंसिल। अच्छा, जब हम मास ऐसे कट करते हैं आपके दिमाग में एक लॉजिक जाना चाहिए, शायद उस पर गया ध्यान या नहीं गया। हाँ बिल्कुल, ऑब्जेक्ट के मास का कोई फर्क नहीं, मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेरे मास के हिसाब से मेरे लिए होगा वही तुम्हारे लिए, वही चॉकपीस के लिए भी होगा, वही बड़े से ट्रक का भी होगा, मतलब उसको ऑब्जेक्ट के मास से कोई मतलब नहीं, इसीलिए वो कट हो रहा है, तो ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब यहां देखो देन g डैश विल बी इक्वल्स टू, हम इसको दो टर्म में लिख रहे हैं। देखो वैसे तो ये फार्मूला सफिशिएंट है, लेकिन हम फिर से वही कर रहे हैं लॉजिक कि थोड़ा इजी कर दें, r माइनस h बाई r। ओके, सेम ही चीज लिखा हुआ, लेकिन gm बाई r इसको समझ रहे हो क्या होगा, ये g होगी, नहीं तो हर बार g पुट करो m पुट करो। ठीक है, r माइनस h बाई r, क्या इसको शॉर्ट में लिखते हैं, g डैश इज इक्वल्स टू g 1 माइनस h बाई r। ठीक है, पिछला क्या था 1 माइनस 2h बाई r, जो छोटा वाला था h इज लेस देन r, उसमें देखो 1 माइनस 2h बाई r था, यहाँ क्या है 1 माइनस h बाई r। एक चीज और, सेंटर से लेके इस सरफेस तक के डिस्टेंस को जो r माइनस h है, क्या हम उसको स्मॉल r लिख दें, स्मॉल r लिख दें, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो क्या हम लोग इस फॉर्मूला में क्या हम इसको g इंटू स्मॉल r बाई कैपिटल R भी तो लिख सकते हैं। अच्छा, ये क्या दिखाता है, ये तुमको ये दिखाता है कि जैसे जैसे आप अर्थ के सेंटर से सरफेस की तरफ बढ़िएगा, स्मॉल r बढ़ेगा, g डैश का वैल्यू बढ़ेगा। सरफेस पे g का वैल्यू मैक्सिमम होता है, सरफेस से सेंटर की तरफ जाओ, गड्ढा खोद के अंदर जाओ तो भी g डैश घटेगा, और अर्थ के सरफेस के ऊपर जाओ तो भी g डैश घटेगा। सो ओवरऑल जो ग्राफ है, पूरा ग्राफ g का पूरा ग्राफ, गौर से देखो, स्मॉल r, गौर से देखना, हम यहाँ स्मॉल r 0 लिखें, हम यहाँ स्मॉल r कैपिटल R लिखें, और यहाँ स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा लिखें, यहाँ स्मॉल r कैपिटल R से छोटा लिखें। दिमाग बना लीजिए, अपने से सोचिए कहाँ बात कर रहे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं। जहाँ स्मॉल r 0 है, कहाँ खड़े हैं, बोलो कसको बोलो, सेंटर पे, सरफेस पे नहीं। जहाँ स्मॉल r 0 कहाँ खड़े हैं, सेंटर पे। जैसे जैसे यहाँ से आगे जा रहे, जब स्मॉल r कैपिटल R हो गया, कहाँ पहुंच गए, सरफेस पे, और फिर उसके बाद बात, तो आपका g कैसे वैरी कर रहा है, जब तक आप अंदर हैं g r के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे g भी बढ़ेगा, और जब आप सरफेस के बाहर जाते हैं तो g इनवर्सली है, पिछला डेरिवेशन ये वाला बनाया था ना भी आधा, तो ये था जहां g प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर था, और ये है जहां g प्रोपोर्शनल स्मॉल r है, और ये सरफेस पे आप हैं भाई, थोड़ा ऊपर, ये आप सरफेस पे है भाई, जहां g का वैल्यू मैक्सिमम होता है, जिसको आप g जानते हैं। ठीक है, तो
तो एक हाथ में मीटर है जो जी का वैल्यू नापता है। क्या नापता है? जी का वैल्यू। देखिए 3 कदम पे पृथ्वी नाप देना है। ओके ठीक। अभी जहां खड़े हैं वो अर्थ का सेंटर, जहां पहला बोर्ड खत्म हो रहा है वो अर्थ का सरफेस है, और उसके बाद दूसरा बोर्ड स्टार्ट हुआ अर्थ के सरफेस से बाहर। ये मेरे हाथ में है जी का नापने वाला मीटर। वैल्यू बोलो, जो कोई एक बोलना होगा, बोलो। हाँ, कुछ न्यूमेरिकल डाटा। आप जी का वैल्यू जानते हैं? 9.8 होता है सरफेस पे। अभी हम सेंटर पे बताइए कितना रखेंगे? 4.6 खतरनाक सा 4.6 कहां से आया? अच्छा ये कहां से आया? नहीं तो सेंटर पे तो जीरो ना सोचिएगा, जीरो ना, तो वही जीरो सोचिए ना। अब आप आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से, अब आप बोलिए कितना? पॉइंट। दूसरा कदम जल्दी जल्दी बोल रहे यार। 4 गुड। अगला 6। अगला नहीं 9.8 अभी कैसे हो जाए? 7.5। अब हो गया 9.8। कितना हो गया? और उसके बाद 11.5। यही करेगा समझ गया ना क्या है? नोट करो बेटा। अगला देखो, इफेक्ट ऑफ rotation of earth on acceleration due to gravity। आप लोग अपना वेट मेजर कराने के लिए कभी यूज किए हैं? 2 रुपया 5 रुपए देके अपना वेट का मेजरमेंट नहीं कराएं? ये पढ़ाई कर लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपका पैसा बेकार हो गया। पैसा दिए फ्री तब तो देखो भाई, ये अर्थ है, ये अपने एक्सिस के अबाउट में घूम रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये अर्थ का इक्वेटर है, ऑब्वियसली ये पोल से अपना। आप मान लीजिए कोई एक बॉडी है, डायग्राम अच्छे से समझिएगा नहीं तो बाद में फिर दिक्कत होगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर बन जाता है। बॉडी आपका कहीं यहां सिचुएटेड है, जिसके लिए लैटिट्यूड है लैम्डा। लैटिट्यूड जानते हैं आप? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का नाम सुना है? ये लैटिट्यूड है लैम्डा। बताना लैटिट्यूड इक्वेटर पे कितना होता है? सर 181। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों नाम सुना है? सर आप सुन लिए, हम तुम्हारा गलत है तो क्या बोले? गलत बोले। लैटिट्यूड इक्वेटर पे कितना होता है? अरे 0 होता है यार, 0 0 0। और पोल पे कितना होता है? 90 90। यह है इक्वेटर। हिंदी में अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर। अक्षांश मतलब ये लैटिट्यूड और देशांतर मतलब ये लॉन्गिट्यूड। अच्छा हिंदी इंग्लिश किसी से भी आंसर हमको आता है? क्या देखो ध्यान से, जब ये अर्थ के साथ ये बॉडी घूम रहा है तो क्या ये अर्थ के साथ 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 इस सर्कल में घूम रहा है?
सेंटर यहाँ है लेकिन इसके सर्कल का सेंटर सी डैश पे है, तो यहां से बाहर की तरफ इट विल एक्सपीरियंस अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r. Small r is the radius of this part. Okay, capital R is the radius of earth, but small r is the radius of that circle in which that body is revolving with earth. ठीक है, small r. अब और गौर करो, इस बॉडी का mg किधर है? नीचे नीचे, गलत हो गया. टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ, mg टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ, और अर्थ जो इसके सरफेस पे नॉर्मल लगाएगा वो इधर है. ये एंगल लैम्डा है तो ये भी लैम्डा है, तो लैम्डा का कंपोनेंट ये जो m ओमेगा स्क्वायर r है वो लैम्डा के साथ क्या बनाएगा? m ओमेगा स्क्वायर r का cos लैम्डा. फिगर देखते हैं अच्छे से. अब आप लोग आइए इस ट्रायंगल पे, ताकि स्मॉल r और कैपिटल R में एक रिलेशन बता सके. हम एक छोटा सा यही बना देते एक ट्रायंगल. फिर से एक बार आपके लिए, ये स्मॉल r है, यहाँ पे लैम्डा था तो अल्टरनेट इंटीरियर ये भी लैम्डा, ये रेडियस है. तो जरा गौर करो, क्या ये स्मॉल r कैपिटल R का cos लैम्डा होगा? ये कैपिटल R, ये लैम्डा, तो ये cos लैम्डा, ये sin लैम्डा, ये r cos लैम्डा. स्मॉल r कैन बी रिटन एज कैपिटल R cos लैम्डा. कोई दिक्कत नहीं. वेरी गुड. अब आपको कुछ एक्सपेरिमेंटल बात बोल रहे हैं, उसको फील कीजिए तब डेरिवेशन. आप मान लीजिए जैसे वेट मेजरिंग मशीन पे खड़े, धनबाद में हम लोग खड़े, वेट मेजरिंग मशीन पे खड़े हैं. वेट मेजरिंग मशीन तुम्हारा वेट मेजर करती है. वो एक्चुअल वेट मेजर किया कि एपरेंट वेट मेजर किया? एपरेंट. एपरेंट वेट कहने का मतलब n मेजर किया कि mg मेजर किया? नॉर्मल मेजर किया. एक्चुअल वेट mg होता है. आपके मास को एग्जैक्ट g 9.8 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो थ्योरेटिकली आपका वेट आया वो एक्चुअल वेट. जब आप वेट को मेजर करते हैं, ठीक है, तो वो बहुत सारी परिस्थितियां मिलजुल के उसको एक्चुअल मेजर नहीं होने देता. उस समय जो एपरेंट वेट है वो है. अभी देखो ना, तुम इस बात को समझो कि हम अर्थ के सरफेस पे खड़े, अपना वेट मेजर करने के लिए खड़े. अब मेरे बगल में एक दोस्त आ गया, हम उसके कंधे पे हाथ रख दिए, तो क्या एक्चुअल वेट मेजर हो रहा? नहीं, एपरेंट. हम जितना नॉर्मल नीचे वाले सरफेस पे लगा रहे हैं उतना ही वो भी लगा रहा है, बस वही मेजर हो रहा है. ठीक है, हम सूज निकाल के फिर से खड़े हो जाएंगे, थोड़ा कम हो गया, इसका मतलब थोड़ी ना कि मेरा एक्चुअल वेट कम हो गया. एपरेंट वेट हम उसमें जो नॉर्मल लगा रहे हैं वो कम हो गया. तो आप याद रखिएगा कि जो n स्टैंड करता है यहां पर, दैट इज बिलोंग्स टू एपरेंट वेट. ये एक्चुअली mg डैश होता है, mg डैश. और जो mg स्टैंड कर रहा है दैट इज एक्चुअल वेट. ठीक है, आज एक फिर से बस छोटा सा कैलकुलेशन है, देखिएगा ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग. तो क्या हम लोग इस फिगर के हिसाब से लिख सकते हैं n प्लस m ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा इज इक्वल्स टू mg. n प्लस दिस इज इक्वल्स टू mg. तो आप एपरेंट वेट जब लिख रहे हैं तो आप लिख रहे हैं mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा. आप क्या करो, स्मॉल r का वैल्यू पुट कर लो कैपिटल R. mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा इनटू cos लैम्डा. ओके, तो एपरेंट वेट इज इक्वल्स टू एक्चुअल वेट माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर लैम्डा. कोई दिक्कत यहां तक? एपरेंट वेट इज इक्वल्स टू एक्चुअल वेट माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर लैम्डा. पूरे स्टेटमेंट पे ध्यान रखना. क्वेश्चन कभी कभी आपसे कहानी बना के ऐसा देगा ना कि बस जिसको लाइन याद है वो बना पाए. This is apparent weight, actual weight, और इसका नाम तुम क्या लिखो? बोलो, तुम जो बोलोगे वही लिखे, बस हमको समझ में आना चाहिए कि हाँ ठीक. बोलो, सेंट्रीफ्यूगल करके कुछ नहीं.
आपको बोलना पड़ेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, कुछ ऐसा बोलेगा तो हमको समझ में आएगा। सेंट्रीफ्यूगल या कुछ बोलो, क्या बोल रहे जी? सर रिड्यूस्ड वेट कैन बी रिड्यूस्ड वेट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ के घूमने की वजह से वेट में कमी। समझ पा रहे हो? ये बोल सकते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ये भी बोल सकते हो, ठीक है? ये सब इसका नाम है। या ये कह सकते हैं डिक्रीज इन वेट ऑफ बॉडी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। तो जब कहानी आएगा ना तो आपको ये सब डिकोड खुद से करना पड़ता है। तो आप ही सोचिए ना उसको क्या क्या कह सकते हैं। इसको क्या लोग कह सकते हैं? रिड्यूस्ड वेट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के घूमने की वजह से वेट में कमी। एक्चुअली कोई कमी नहीं है, घूमने की वजह से कमी। रुक जाएगा तो बराबर हो जाएगा, रुकेगा ओमेगा 0 होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? तो ये चीज अब इसको हम एपरेंट जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो n के लिए लिख देते हैं mg डैश। इसको लिखते हैं mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर लैम्डा। दोनों तरफ m कैंसिल करो, तो जो तुम्हारा एपरेंट g है वो g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर लैम्डा होगा, करेक्ट ना? ये एपरेंट g, ऑब्वियसली ये g से कम, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, g से कम। अब देखना एक्चुअली ये g डैश भी वेरिएबल है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप जो बॉडी रखे उसका लैम्डा क्या है। अगर आप बॉडी को इक्वेटर पे रखे हैं तो लैम्डा 0 है, लैम्डा 0 है तो कॉस मैक्सिमम है, कॉस मैक्सिमम है माइनस मैक्सिमम है तो g डैश मिनिमम है। एट इक्वेटर, देखो स्लो मोशन में बोलेंगे, ध्यान से सुनना। लैम्डा 0 समझा, cos लैम्डा 1 करेक्ट, g डैश इज इक्वल्स टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r, बोल दें मिनिमम g, क्योंकि cos मैक्सिमम हो गया माइनस वाला मैक्सिमम हो गया तो g डैश का वैल्यू सबसे कम रहा। तो तुमसे कोई पूछेगा अर्थ के रोटेशन की वजह से मिनिमम जी कहां एग्जिस्ट करता है, तो आंसर इक्वेटर। कितना होता है, तो आंसर g माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये चीज। अब आप आइए पोल पे, एट पोल, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, लैम्डा 0 होगा, 0 कि 90? 90 डिग्री। तो क्या हमारा cos लैम्डा 0 होगा, तो क्या g डैश इज इक्वल्स टू g होगा। मतलब अगर आपको चाहिए कि आप अर्थ के रोटेशन को ओवरकम कर दें, मतलब उसको हटा दें और अपना एक्चुअल वेट एक दिन मेजर करें, ठीक, एक्चुअल वेट मेजर करें, तो आपको जाना पड़ेगा या तो नॉर्थ तो साउथ, नहीं तो आप और कहीं भी एक्चुअल वेट अपना मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा वहां भी जब पहुंचिएगा तो एक दूसरा कहानी स्टार्ट, वहां भी आप एक्चुअल मेजर नहीं कर पाइए, पता है? नहीं, ऐसा नहीं, साइंस इतना लिमिटेड नहीं, उसके लिए आपको जमीन से कुछ किलोमीटर हवा में ले जाके समझे, साइंस इतना लिमिटेड नहीं है। लेकिन हम लोग जो लेवल में पढ़ाई कर रहे हैं उस लेवल में, अच्छा पोल पे जाएंगे तो क्या ऐसा होगा कि घूमने वाला चीज तो खत्म, ठीक, घूमने वाला चीज मान लो खत्म, नेटवर्क भी खत्म, घूमने वाला चीज मान लो खत्म, तो क्या हम लोग ऐसे केस में ये बात बोल सकते हैं वहां पे कि क्या ऐसा हो रहा है कि हम लोग एक्चुअल मेजरमेंट नहीं कर पा रहे? क्या बोले? वेरी गुड, अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है भाई। जब आप पोल पे पहुंचेगा थोड़ा दबा हुआ तो वहां एग्जैक्ट आर तो नहीं आएगा, आर से थोड़ा कम होगा तो वहां ज्यादा आएगा। क्लियर है, समझ में आया क्या बोले? नोट करो फटाफट।